रस्सी हाथों में थी, लाश पीछे घिसट रही थी और गले में प्यास मरुस्थल जैसी। बुधन को पता था कुआं छूना अपराध है और यह भी पता था कि आज अगर उसने काम पूरा किया तो उसका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। यह कहानी नहीं है, यह गुलामगिरी की वो हकीकत है जिसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा था। तो चलिए जानते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था। जेठ का महीना अपनी पूरी क्रूरता पर था। दोपहर के 2 बज रहे थे और आसमान से सूरज नहीं, मानो दहकता हुआ अंगारे बरस रहा था। गांव की गलियों में सन्नाटा था, पर बुधन की झोपड़ी में भूख का शोर था। घर में अनाज का एक दाना नहीं था और चूल्हा ठंडा पड़ा था। तभी ठाकुर साहब का कारिंदा शंभू बस्ती में आया और चिल्लाया, ओए बुधन चल उठ, ठाकुर साहब के खेत में एक नील गाय मरी पड़ी हुई है, उसे उठाकर गांव के बाहर ले जाना है, जल्दी निकल। बुधन की पत्नी सावित्री ने दबी आवाज में कहा, जी चले जाइए, घर में खाने को कुछ नहीं है, ये काम कर लेंगे तो शायद ठाकुर साहब दया करके कुछ अनाज दे ही देंगे तो आज रात का चूल्हा जल जाएगा। बुधन रस्सियां उठाने लगा। 7 साल का माधव भी साथ जाने की जिद करने लगा। माता पिता ने धूप का हवाला देकर बहुत समझाया पर वह नहीं माना। अंत में लाचार होकर उन्होंने कहा, ठीक है चल। खेत में भारी नील गाय की लाश सड़ रही थी। बुधन और सावित्री ने उसे रस्सी से बांधा और घसीटना शुरू किया। आधे रास्ते में माधव का गला सूख गया। उसने पूछा, पिताजी पानी है क्या? बुधन ने एक लंबी आह भरी और कहा, बेटा प्यास तो मुझे भी बहुत लग रही है पर मेरे पास पानी नहीं है। उसने सावित्री की ओर देखा। सावित्री ने सूखी आवाज में जवाब दिया, जी नहीं, पानी नहीं है मेरे पास भी। सामने ठाकुर साहब का कुआं दिखाई दिया। बुधन ने हिम्मत जुटाकर शंभू से कहा, मालिक क्या पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लग रही है मुझे और मेरे परिवार को। इस नील गाय को अभी बहुत दूर ले जाना है, तो थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा होता। शंभू ने घृणा से उसे देखा और बोला, ऐ अछूत, तू अपने घर से पानी लेकर नहीं आया? जानता नहीं है यहाँ का नियम? बुधन गिड़गिड़ाया, मालिक मैं लाया था पर वह पानी खत्म हो गया है। आपके पास तो बहुत पानी है, कृपया करके हमें थोड़ा दे दीजिए। शंभू ने मटके को ढक दिया। तब बुधन ने व्याकुल होकर कहा, मालिक ठाकुर साहब के खेत में कुआं है, अगर आप अपने हाथ से नहीं दे सकते तो क्या मैं खुद कुएं से पानी निकाल लूं? मैं सावधानी से निकाल लूंगा। ये सुनते ही शंभू आगबूला हो गया और उसे भयंकर गालियां दी। तू कुएं को छुएगा? नीच कहीं के, निकल यहाँ से, काम पर ध्यान लगा वरना एक दाना भी नहीं मिलेगा। अपमान और प्यास के बीच बुधन फिर से लाश घसीटने लगा। तभी अचानक माधव प्यास और गर्मी से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सावित्री चीख पड़ी, माधव बेटा आंखें खोल। उसने आसपास देखा पर वहां पानी की एक बूंद नहीं थी। शंभू दूर खद्दा तमाशा देख रहा था पर उसका दिल नहीं पसीजा। उसके सफेद होंठ और तपता शरीर देख बुधन के भीतर कुछ टूट गया। उसने माधव को गोद में उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक खौफनाक गुस्सा और गहरा दुख था। उसने शंभू की ओर देखा भी नहीं। उसने सावित्री से कहा, चल सावित्री, यहाँ पत्थर तो मिल सकते हैं पर पानी और इंसानियत नहीं। बुधन अपने बेहोश बच्चे को छाती से लगाकर अपनी बस्ती की ओर तेज कदमों से चल दिया। पीछे खेत में वह नील गाय वैसी ही पडौड़ी रही। पीछे से शंभू चीखा, ऐ बुधन रुक, अपना काम पूरा कर वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वापस आ वरना तू जानता ही है ठाकुर साहब तेरे साथ क्या करेंगे। काम अधूरा छोड़ देने की सजा तुझे जरूर मिलेगी। बुधन रुका नहीं। शंभू की धमकियां उसके कानों में पड़ डाच रही थी पर अब उसे किसी सजा का डर नहीं था। वह उस व्यवस्था से बहुत दूर निकल चुका था जहां इंसान की जान से ज्यादा कीमत एक मरे हुए जानवर की थी। विशेष नरेशन महात्मा ज्योतिबा फुले के संदर्भ में यह कहानी उस गहरी गुलामी और मानसिक बेदियों को दर्शाती है जिसका जिक्र महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी कालजयी पुस्तक गुलामगिरी में किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में स्पष्ट रूप से कहा था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। कहानी से जुड़ाव। इस कहानी में बुधन और उसके परिवार का संघर्ष केवल शारीरिक प्यास का नहीं था बल्कि उस व्यवस्था का था जिसने उन्हें शिक्षा और अधिकारों से वंचित रखा। फुले जी ने गुलामगिरी के माध्यम से सिखाया कि जब तक मनुष्य मानसिक रूप से इन ऊंच नीच की बेदियों को नहीं तोड़ देता तब तक वह सच्चा स्वतंत्र नहीं हो सकता। बुधन का उस दिन काम अधूरा छोड़ देकर मुद्द जाना असल में उस गुलामी के खिलाफ उसके आत्मसम्मान की पहली जागृति थी।